हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह आज भी हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्जाम, जिसमें आपके बस एक महीना बचा है। उसके लिए 30 प्रश्न जीके के। तो पहला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो ये पारित किया गया था सन 1876 में पारित किया गया था। इसे किस वायसराय ने पारित किया। लिटन ने पारित किया था। इस एक्ट के जरिए तत्कालीन भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर नियंत्रण लगा दिया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1876 में। उस समय वायसराय कौन था? लिटन था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये क्या है? प्रेस एक्ट है। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जितने भी जो न्यूज़पेपर आते थे उन सभी पे नियंत्रण लगा दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, यानी WC बैनर्जी थे। तो सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कब? 20वीं सदी में। क्यों किया था? वो इसमें क्या करते थे? इसमें वो क्या करते थे, जो भूस्वामी होते थे उनके पास जाते थे और उनसे भूमि दान में लेते थे, और जितने भी भूमिहीन कृषक थे उसमें ये सब भूमि बांट दिया करते थे। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी समेत 6 और थे जो काकोरी कांड से संबंधित हैं, लेकिन इससे संबंधित कौन नहीं है? भगत सिंह संबंधित नहीं है। फोर्थ में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है सुबंध, घटकर्पण, छपड़ांक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी। इन सभी में समानता थी कि ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। फिफ्थ में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 6 है वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका और उसे मारने का प्रयास किया गया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट थे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी किंग्सफोर्ड। अगला प्रश्न नंबर 7 है कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे बाबा रामचंद्र थे। क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है कि जो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय और सत्याग्रह, इनमें से कौन है जो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं। तो आप देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही नहीं होगा, व्यवसाय। देखिए, गांधी दर्शन का मतलब क्या है? जो महात्मा गांधी के विचार थे उन्हीं को गांधीवादी दर्शन कहा गया है। तो इसके अंतर्गत अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह को स्थान दिया गया है। इसमें क्या नहीं है आपका? व्यवसाय नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। प्रश्न नंबर 9 है हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन थे। अंधेर नगरी की रचयिता कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देखिए अंधेर नगरी के अतिरिक्त भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी इत्यादि नाटकों की रचना की है। और कुछ और आप याद रखिए कि भारतेंदु ने हर्षवर्धन की रचना रत्नावली, विशाख दत्त की जो रचना थी मुद्रा राक्षस, और शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु के नाम से किया। अब इसमें देखिए विशाख दत्त ने कौन सी लिखी थी? मुद्रा राक्षस, हर्षवर्धन रत्नावली और शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसकी जो अनुवाद था उन्होंने दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। तो ये याद रखिए, ये सब भी अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों ने, जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों ने आखिर किसको परास्त किया था। किसको परास्त किया था? टीपू सुल्तान को किया था। इसका संबंध किस युद्ध से है? जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सन 1798 से 99 के बीच में। कब? 98 से 99 के बीच में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 11 है
महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आपका सही है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए ये कुछ वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बस याद रखना है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो किसका कोई उपग्रह नहीं है? बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि सिलवासा राजधानी, सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर और नगर हवेली की। प्रश्न नंबर 15 पूछा जा रहा है, कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। इसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछ लेते हैं, रेगुर मिट्टी, ये नाम पूछ लेते हैं। तो काली मिट्टी का ये एक नाम रेगुर मिट्टी भी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न नंबर 16 है, पूछा जा रहा है ट्रिप्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मतलब इसका क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये किस मतलब ये जो है ये विश्व व्यापार संगठन यानी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया जाता है। इसका किया जाता है बौद्धिक संपत्ति अधिकार। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र है? आर्थिक संस्थाएं हैं। आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में देखिए पूछा जा रहा है कि तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया? तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया? 2003 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 में पूछा जा रहा है कि सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्रमवाचक उपागम, गणनावाचक उपागम, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्रमवाचक उपागम के साथ भी और गणनावाचक उपागम, इन दोनों के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 20 में पूछ रहे हैं कि 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? ये है वित्त मंत्रालय के पास। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें आपका क्या सी? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कितनी होती है आपकी? 21 वर्ष होती है। 22 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती के मामले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। पॉलिटी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया था केशवानंद भारती के मामले में दिया था। प्रश्न नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है उच्च न्यायालय में, जिला और सत्र न्यायालय में, संसद में या सर्वोच्च न्यायालय में? तो 24 में आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। कहां करता है? सर्वोच्च न्यायालय में करता है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है? तो ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। प्रश्न नंबर 26 है, बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है, और शरीर को इस तरह उपयोग करना क्या कहलाता है? संवाहक कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाहक कहलाता है। 26 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है उस वक्त क्या होता है? रंध्र खोलते हैं। आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्षक कोशिका, रक्षक मतलब गार्ड।
तो आपका क्या सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 28 है कि विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति कितनी होती है? वो होती है 12 से 18 होती है। 12 से 18 प्रति मिनट होती है। शिशुओं में कितनी होती है? 44 प्रति मिनट होती है। और नवजात शिशु में मतलब वो कितनी होती है? 6 प्रति मिनट होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, एल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर ए। तो उन्हें देखिए वर्ष 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न है, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? वो हमेशा आभासी होगा, मतलब वर्चुअल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें होती हैं किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती, वो ना ही मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए क्या होता है, किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। बस एक ही महीना बचा हुआ है, तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।